गुप्त मौर्य को पड़ा था। उसके बाद उनके पुत्र हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो हुए वो थे अशोक, वो मगध के राजा बने। दोस्तों आपको पता है पहला इतना बड़ा साम्राज्य था, अखंड भारत के नाम से हम जानते थे उस समय मौर्य साम्राज्य को। सबसे बड़ी बात ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्षेत्रफल को बढ़ाया और बिंदुसार ने भी दक्षिण में मौर्य साम्राज्य को पहुंचाया। ऐसे ही अशोक ने भी इस साम्राज्य को बहुत बड़ा किया। इनका साम्राज्य अब कश्मीर तक पहुंच चुका था, कश्मीर से अफगानिस्तान तक भी बहुत बड़ा भाग भारत में शामिल हो चुका था। लेकिन क्योंकि आज हम जानेंगे कलिंग के युद्ध के बारे में भी, तो आइए हम कलिंग के बारे में जान लेते हैं कि क्या वजह रही जो अशोक कलिंग की ओर बढ़े। क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य दोस्तों बन गया था, बस कलिंग ही एक ऐसा राज्य था जिसको अशोक को जीतना चाहते थे। इसके पीछे एक और वजह भी थी दोस्तों। वजह ये थी कि इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने भी इस क्षेत्र को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। अब ऐसा क्या था खास कलिंग में, तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली पहले ये जान लीजिए कि कलिंग है कहाँ पर। देखिए कलिंग राज्य बेसिकली अभी के समय ये क्षेत्र जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है ना, वहाँ पे आता है। उस समय कलिंग के राजा मतलब किन से लड़ाई हुई थी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो एक तरफ थे अशोक और दूसरे तरफ थे महापद्मनन की सेना। इसमें कलिंग के उस समय वो शासक थे। अब बात ये आती है कि कलिंग को आखिर जीतना क्यों था। देखिए कलिंग जो था उस समय का एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा और बहुत ही समृद्धशाली साम्राज्य था। कलिंग उस समय प्रतिभाशाली कलाकारी और शांतिपूर्ण लोगों के साथ एक समृद्ध राष्ट्र हुआ करता था दोस्तों। ये उस समय की बात है, हम 321 ईसा पूर्व की पहले की बात कर रहे हैं। कलिंग जो था ना बेसिकली जो व्यापार होता था ना, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। विश्व के साथ ये व्यापार से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में कौन भला नहीं चाहेगा कि कलिंग को अपने साम्राज्य में शामिल किया जाए, क्योंकि एक समृद्धशाली शासन वहाँ चल रहा था और व्यापार सबसे मेन उद्देश्य मुझे लगता है कि व्यापार का ही रहा होगा, तो उस समय इसको जीतने की कोशिश की। अशोक भी शायद इसलिए जीतना चाह रहे होंगे क्योंकि इससे पहले 2 बार मौर्य साम्राज्य कोशिश कर चुका था और इस बार वो चाहते थे कि मैं इसको शामिल करूं। और दूसरा एक वजह और भी थी दोस्तों कि क्योंकि मौर्य साम्राज्य अब आपको पता है दक्षिण में भी था और अफगानिस्तान तक भी पहुंच गया था। इसके अलावा पश्चिम में भी इसका विस्तार हो गया था, पूरब में भी ये बहुत लंबा हो गया था। लेकिन कलिंग ऐसा क्षेत्र था ना, क्योंकि पाटलिपुत्र उस समय राजधानी होती थी, तो अगर आप दक्षिण में अगर जाना होता था तो मौर्य साम्राज्य को, तो बीच में फिर ये बाधित कर रहा था संचार को, तो सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था और हिस्सों में भी मौर्य साम्राज्य का, तो इसलिए भी इस जगह को वो जीतना चाहते थे। अब वैसे तो इसकी वजह क्या रही, उसके पीछे अलग अलग इतिहासकारों के दोस्तों अलग अलग विचार हैं। और दोस्तों दूसरा एक वजह आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि एक तो मौर्य साम्राज्य था ही उस समय, और दूसरा क्या था, कलिंग भी एक समृद्धशाली साम्राज्य हुआ करता था। तो आप भी जानते हो, तो शायद अशोक को भी उस समय लगता हो कि कल को मेरे लिए चुनौती ना बन जाए, है ना। अभी मैं इसको चाहूँ तो अभी मैं इस साम्राज्य को अपने शामिल में कर सकता हूँ, तो कंपटीशन भी एक चीज ही होती है। तो उसको भी देखते हुए शायद उस समय मौर्य साम्राज्य इसको जीतना चाहता था। अब इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई आपको बता दें कि जब मौर्य साम्राज्य में अशोक ने साम्राज्य को संभाला, तब 12वें वर्ष उन्होंने क्या किया, इस शासन को फैलाने के लिए सबसे पहले उन्होंने कलिंग के शासक के पास, मैंने अभी नाम बताया था, उनको संदेश भेजा कि हम आपके साम्राज्य को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के शासक ने कह दिया, भाई ऐसे तो नहीं हम देने वाले कलिंग। तो उन्होंने झुकने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, अब चाहे युद्ध कर लो लेकिन हम इस साम्राज्य को तुमको नहीं देंगे। फिर क्या था, उसका परिणाम क्या था, शुरुआत हुई युद्ध की। अब ये जान लीजिए कि मौर्य साम्राज्य की एक विशाल सेना थी दोस्तों। इतना बड़ा साम्राज्य था, तो उसमें उस समय लगभग 1 लाख सेना शामिल हुई थी युद्ध में, जिसमें 1700 घोड़े भी शामिल हुए थे। हम मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं। हजारों के संख्या में हाथी थे, यानी कि अश्व सेना थी। आप और दूसरी ओर कलिंग की तरफ क्या था, तो कलिंग में महज 60,000 पैदल सैनिक थे। तो मौर्य साम्राज्य में 1 लाख के करीब पैदल सैनिक थे, इनकी सेना में 60,000 के करीब सैनिक थे, और वहीं इसमें 1000 घुड़सवार सेना थी कलिंग के में, और 700 हाथी थे। तो देखने में तो बहुत छोटी लगती है सेना, भाई आसानी से ही हराया जा सकता था कलिंग की सेना को, क्योंकि मौर्य साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो कहाँ 1 लाख सैनिक, कहाँ 60,000 सैनिक, और कहाँ हजारों की संख्या में अश्व सेना, यहाँ 1000 ही घुड़सवार थे, लगभग 700 ही हाथी थे। लेकिन फिर भी ये युद्ध बहुत घमासान हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से ही जो दोनों ही साम्राज्य थे वो काफी शक्तिशाली थे। इसमें जब युद्ध हुआ तो झुकने से तो मना कर ही दिया था वहाँ के राजा ने, कलिंग के राजा ने। अब एक क्वेश्चन बहुत बार हर क्वेश्चन पूछा जाता है हर कंपटीशन में कि ये कहाँ पे लड़ा गया था, तो धौली की पहाड़ियों में ऐसा कहा जाता है। वहाँ पे एक नदी के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी नदी बहती है, तो दया नाम की एक नदी है जो वहाँ पे स्थित है, वहाँ करीब ये युद्ध लड़ा गया था। अब कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना का देखो डटकर सामना किया दोस्तों। उस समय ऐसा नहीं है कलिंग ने बहुत आसानी से युद्ध छोड़ दिया। देखते देखते एक शांतिपूर्ण राज्य था ना जो कलिंग, वो युद्ध के मैदान में बदल गया। अब कलिंग के जो शासक थे कलिंग राज, उन्होंने भी मौर्य साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कलिंग की
सेना जीत के करीब ही थी। आप समझ रहे हो ना, बहुत करीब तक पहुंचे थे। हाँ, सेना जरूर कमजोर थी लेकिन बहुत करीब तक पहुंच गए थे। लेकिन मौर्य साम्राज्य की सेना कोई छोटी मोटी सेना तो नहीं थी, लगभग दुगनी बड़ी सेना थी। तो कलिंग की सेना को उन्होंने आसानी से नष्ट कर दिया। बट हाँ, युद्ध बहुत खतरनाक हुआ था। और परिणाम क्या निकला इस विशाल युद्ध का? देखो, परिणाम तो स्पष्ट नहीं होता है, पर मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ही ली, तो एक तरीके से मौर्य साम्राज्य की ही जीत हुई। कलिंग के युद्ध के परिणाम स्वरूप दोस्तों बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ। इस लड़ाई में लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए और उतने ही से ज्यादा नागरिक भी मारे गए। कलिंग के जो सैनिक थे ना, उनको बंदी बना दिया गया। उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। अब कलिंग पर जो विजय के बाद मौर्य साम्राज्य का तो हिस्सा बन गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो, जब मन की शांति नहीं है तो कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज को जीतने का। तो कलिंग के युद्ध के बाद अब आपको पता ही है कि अशोक ने जब इतनी बुरी स्थिति को देखा कि इतनी लाशें पड़ी हुई हैं, लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो गई है, आसपास अनाथ बच्चों को रोते हुए देखा, घायल लोगों को देखा, किसी का सिर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, कोई तड़प रहा है, कोई मौत मांग रहा है, उसको मौत भी नहीं आ रही। इतना भयावह दृश्य होगा, आप जानती हो युद्ध में। जो चलो आज के डेट में तो युद्ध होते हैं, मैं समझ सकता हूँ, बट उस समय तो तलवार से लड़ाई होती थी, एक दूसरे को काटा जाता था। आप क्या मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या युद्ध की स्थिति रही होगी? और जहाँ पे 2.5 लाख के करीब लोग और जानवर इतने मरे, तो भाई सीधी सी बात है, किसी का भी दिल पसीज सकता है। तो इसका युद्ध का परिणाम क्या हुआ आप जानते हो। कलिंग तो एक बहुत ही खिलता खेलता राज्य था, इतना संपन्न था, युद्ध की भूमि में बदल गया और हर तरफ रोना शोक से ही भरा रह गया। अशोक को भी महसूस हुआ कि उस युद्ध के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं अशोक ही है। होता है ना, कभी कभी किसी को बहुत पछतावा होता है कि भाई मेरे वजह से हो गया, अगर मैंने ये चीज नहीं करी होती तो शायद 2.5 लाख लोग शायद नहीं मरे होते, है ना। लगभग देखो, आंकड़ा मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे भी स्टडी में पता चल रहा है तो मैं बता रहा हूँ, ऊपर नीचे संख्या हो सकती है। भाई अशोक को बुरा लगा वहां से। इसके बाद उन्हें बहुत दुख हुआ, सही से मन भी नहीं लगता था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और विस्तारवादी नीति को त्याग दिया और इस ज्ञान को फैलाने के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों को कई देशों में भी भेजा। तो फिलहाल कलिंग के युद्ध का यही परिणाम